और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर वक्फ बोर्ड ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। वक्फ बोर्ड की ओर से यह कहा गया है कि तकरीर के बाद मौलानाओं को राज्य वक्फ बोर्ड से इजाजत लेनी होगी, जिसके बाद कैसे एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का नया फरमान। छत्तीसगढ़ में तकरीर पर जारी तकरार। वक्फ का नया आदेश, कट्टरपंथियों को क्या संदेश। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राज्य में मौजूदा तमाम मस्जिदों के मौलानाओं के लिए नया फरमान जारी किया है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के लिए जारी किए गए एडवाइजरी में कहा है कि छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में तकरीरों से पहले मौलाना को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है कि मुतल्ली जो भी बयान देना है पहले हमको बयान भेजे, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही बयान दर्ज करें। और दूसरा, इमाम साहब और मुतल्लियों से भी मेरी गुजारिश है कि भाईचारे वाली तकरीर दें, क्योंकि दीन की रोशनी में, कुरान की रोशनी में इमाम साहब मौलाना साहब को बताना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ऐसा कोई बयान जारी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि छत्तीसगढ़ में मस्जिदों के मौलाना बिना किसी मशवरे के कोई भड़काऊ बयान न दे सके और समाज में नफरत का संदेश न जाए। लेकिन मस्जिद की तकरीरों पर वक्फ बोर्ड ने फैसला क्या सुनाया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिलने लगी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने भी कट्टरपंथियों के नफरत का जवाब देने का मन बना लिया। डॉक्टर सलीम राज ने ऐलान कर दिया कि वो न तो धमकियों से डरने वाले हैं और न कि अपने फैसले से पीछे हटने वाले हैं। अधिकतर शुक्रवार की नमाज के बाद दंगा फैलता है, उसको सोचना चाहिए। शुक्रवार की नमाज के बाद रोडों में आ जाना, सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात करना, ये ठीक नहीं है। सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में मस्जिदों में चर्चा होना चाहिए। इन्होंने, कांग्रेसी लोग ने और जो मुतवल्ली चुन के आते हैं, इसको मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बना दिए है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों से लगने वाले नफरती तकरीरों पर लगाम लगाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, ताकि मस्जिद से मौलाना जो भी बयान दे वो उस बयान को पहले वक्फ बोर्ड के पास भेजकर बोर्ड से अप्रूवल ले सके। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने इस संबंध में मस्जिदों की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले मौलानाओं को ये भी साफ कर दिया कि अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी ने खोल दिया है। उन्होंने इस फैसले को सियासी एंगल दे दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने यह फैसला राजनीतिक लाभ लेने के लिए थोपा है। वो पॉसिबल नहीं है। हर हफ्ते 5000 लोगों के टॉपिक वक्फ बोर्ड में पहुंचे और उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको अप्रूवल दे, वो पॉसिबल नहीं है। बोलना बात अलग है, लेकिन उतने लोगों को हर हफ्ते कोई 5000 लोग आपसे अप्रूवल ले, ये राजनीतिक वो है इसमें कहीं से। वक्फ बोर्ड के फैसले का विरोध करने वाले रिजवी अकेले नहीं हैं। खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में माहिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस फरमान पर भड़क उठे। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी कानूनी ताकत नहीं कि उनसे मंजूरी लेने के बाद तकरीर को। इस बारे में ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जो मां का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं, वो वक्फ बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा न दें। अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं, अगर होती भी तो वो संविधान के दफा 25 के खिलाफ होती। ओवैसी की ये बेचैनी समझ आती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का ये फैसला लागू हुआ तो मौलानाओं की नफरती तकरीर पर लगाम लगाकर समाज को एकता का संदेश देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन जाएगा और इसी के साथ यहाँ मौका परस्तों की सियासी दुकान भी बंद हो जाएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अपने फैसले पर कायम है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का दो टूक कहना है कि बोर्ड के सदस्यों का ये फैसला राज्य में सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए है, क्योंकि पहले कई ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जिसमें यह खुलासा हुआ कि दंगों के पीछे मस्जिदों में की गई नफरती तकरीरें रखी।
कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का यह फैसला अमल में आता है या कट्टरपंथी इसमें कोई अड़ंगा लगा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या नीलाम होगा हिमाचल भवन? ये सवाल आज इसलिए उठने लगे क्योंकि सैलरी संकट, समोसा सियासत के बाद अब हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। करोड़ों का बकाया न चुकाने पर हिमाचल सरकार को कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। साथ ही दिल्ली का हिमाचल भवन जिसे अटैच करने का आदेश दे दिया है, साथ ही साथ नीलाम करने का भी आदेश दे दिया है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिमाचल पर 64 करोड़ का कर्ज, बकाया नहीं चुका पाई सुक्खू सरकार। दिल्ली का हिमाचल भवन होगा कुर्क। दिल्ली के हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश जारी हो गए हैं। 64 करोड़ रुपए का बकाया ना चुका पाने की वजह से हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस के पास वाले भवन की नीलामी के आदेश दिए हैं। इस हिमाचल भवन के कुर्क के नाम पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जस्टिस अजय मोहन गोयल ने सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से ऊर्जा विभाग के खिलाफ दाखिल की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिए हैं। और साथ ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के एमपीवी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की जांच करने के लिए भी कहा है कि किसी विशेष अधिकारी या अधिकारियों की गलती की वजह से 64 करोड़ रुपए की 7% ब्याज सहित अवार्ड राशि अदालत में जमा नहीं कराई गई। बिजली कंपनी की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा। बिजली कंपनी को 64 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार पर बकाया रुपयों पर 7% ब्याज देने को कहा है। ब्याज याचिका दायर होने के समय से चुकाना होगा। साथ ही बिजली कंपनी को दोषी अधिकारियों की जांच करने के लिए भी कहा है। हाईकोर्ट ने ब्याज समेत पैसा चुकाने के साथ साथ दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन को भी अटैच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद सुक्खू सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। पहले से सैलरी समोसे के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। वहीं हिमाचल के सीएम अपना बचाव करते दिख रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सैली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है, उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूरा मामला हिमाचल के लाहौल स्पीति में लगने वाले बिजली प्रोजेक्ट से जुड़ा है। साल 2009 में हिमाचल सरकार ने सैली हाइड्रो कंपनी को 320 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट आवंटित किया था। लाहौल स्पीति में प्रोजेक्ट लगाया जाना था। कंपनी की माने तो मूलभूत सुविधाएं न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका, लेकिन सरकार ने कंपनी का प्रीमियम जब्त कर लिया। बिजली कंपनी को बकाया न चुकाने पर हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुनाने में लगी है और जनता को कांग्रेस से आगाह करने में जुटी है। हिमाचल में आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि वहाँ के मिनिस्टर को और विधायकों को, इन लोगों को अपना वेतन डोनेट करने को कहा जा रहा है। आज समाचार मिल रहा है कि हिमाचल भवन का बिजली का बिल नहीं देने से कुर्की के ऑर्डर आ गए हैं। आप इसको एक दूसरी नज़र से देखें तो जहाँ जहाँ कांग्रेस जाए बैठ जाएगी, या तो वो दिवालिया हो जाएगी या उसका कुर्की करना पड़ेगा। पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर
जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूं कि इसको लीगल वे से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूं कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। मामले पर अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है। उससे पहले हिमाचल सरकार को ब्याज समेत बकाया चुकाना है। इस बीच बिजली कंपनी हिमाचल भवन की नीलामी की तैयारी में जुटी है और बीजेपी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह है कि सुक्खू सरकार हाईकोर्ट के आदेश को मानकर बकाया चुकाती है या फिर दूसरे विकल्पों की ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।